सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंट्री कॉमर्स एकेडमी। क्या हाल चाल है क्लास 11th। अब हम लोगों की जो आज की वीडियो है वो है हमारी अकाउंट्स की थर्ड वीडियो, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ये आना ही आना है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं जल्दी से। बुक कीपिंग का मतलब क्या हो जाता है? बुक कीपिंग का मतलब है सिस्टमेटिक record of financial nature of transaction इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो ये जो है वो बुक कीपिंग का काम हो गया कि इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से सारी जितनी हमारी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन हैं उसको रिकॉर्ड करती हैं। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ पर? अब यहाँ पर बुक कीपिंग को जो है वो और दूसरा क्या कहा गया है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली जो है वो बुक कीपिंग का काम क्या है कि सिर्फ जितने भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी बुक कीपिंग। अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग में तुम लोगों को समझाते हुए आई हूँ, हम शुरू से अकाउंटिंग को ही समझ रहे हैं। तो अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग से क्या टर्म है? वाइडर टर्म है। वाइडर टर्म क्यों है? बिकॉज अकाउंटिंग के अंदर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का थर्ड फीचर था वो थर्ड फीचर क्या था? रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग भी करता है। इसका मतलब है कि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट है ना। बुक कीपिंग जो है वो क्या है? पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज यहाँ पर भी जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अकाउंटिंग के अंदर अपने आप में क्या आ गया? बुक कीपिंग आ गई। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? वाइडर टर्म है। बिकॉज अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं करता है, रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो उसको क्लासिफिकेशन भी करेगा, समराइज भी करता है, देन उसको जो है वो एंड यूज़र तक कम्युनिकेट करने का काम भी करता है। तो इसलिए अकाउंटिंग जो है वो वाइडर टर्म है एज कम्पेयर टू द बुक कीपिंग। बिकॉज बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देता है? रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक वे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। क्लियर है तुम्हारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है? चलो, अब इसके अंदर जो है वो तुम्हारे पास ना डिफरेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आ जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो तुम्हारा पेपर में बनता है वहां पर क्या बनेगा? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस करो। ठीक है, तो डिफरेंस के अंदर सबसे पहले मीनिंग तो मैंने तुम लोगों को समझा ही दिया है, मीनिंग आप लोग लिख लोगे अच्छे से। ठीक है, मीनिंग के बाद बुक कीपिंग जो है, अगर मैं स्टेज की बात करूं तो स्टेज के हिसाब से देखेंगे तो बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है। बिकॉज सबसे पहले जो है वो रिकॉर्डिंग होती है, और कुछ भी रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड के बाद जो है वो बाकी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका समराइज हो या क्लासिफिकेशन हो या एंड यूज़र को कम्युनिकेट हो, वो तो बाद में होती है चीज़ें। तो बुक कीपिंग जो है वो हमारी कौन सी स्टेज पे है? प्राइमरी स्टेज पे है। और अकाउंटिंग जो है वो हमारी कौन सी स्टेज पे आ जाएगी? सेकेंडरी स्टेज पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? चलो, अब स्टेज के बाद अगर मैं डिफरेंस में देखूं तो ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर बुक कीपिंग हम कर रहे हैं तो बुक कीपिंग करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि बुक कीपिंग का काम क्या है? सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ठीक है, और जो तुम्हारा अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है कि ये जो है वो क्या करता है? नेट रिजल्ट असरटेन करता है कि नेट रिजल्ट क्या आ सकता है? कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है या हमारा कितना लॉस पे है हम। तो प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारी चीज़ें जो है वो अकाउंटिंग लेकर के आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है नेट रिजल्ट निकालना। और नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से। अगर हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर दें तो नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से क्या हो जाएगा? बुक कीपिंग हमारा जो है वो रूटीन वर्क है, डेली बेसिस के ऊपर जितनी भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है, तो ये रूटीन वर्क है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग की, तो ये क्या हो जाता है? हमारा एनालिटिकल हो जाता है एंड डायनेमिक हो जाता है। ठीक है, बिकॉज हमें जो है वो रिकॉर्डिंग के आगे ही बहुत सारी चीज़ें करनी है, फाइनेंशियल पोजीशन लेकर के आनी है, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, उसके बारे में पता करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अकाउंटिंग के अंदर आ जाती हैं। तो तुम्हारा जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आना है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड
अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये आपको करके ही जाना है, क्लियर है। तो तुम्हारा यहाँ पर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। चलो अब तक तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि अकाउंटिंग जो है वो हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखो अकाउंटिंग पहले तो कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन पता करवाता है या नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन हमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से मिल जाएगी, यस और नो, बिकॉज ये हम कर चुके हैं। दूसरी क्या इंफॉर्मेशन देती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बैलेंस शीट से पता चल जाएगी कि नहीं, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट और क्या इंफॉर्मेशन देती है अकाउंटिंग, कि हमारे पास कैश फ्लो कितना है, ठीक है। कैश फ्लो इनफ्लो एंड आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है, इनफ्लो कहाँ से आ रहा है, आउटफ्लो कहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, अकाउंट से मिलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो ये तो करके ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये तो आपको करना ही करना है कि अकाउंटिंग के ऐसे कौन कौन से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमारा फर्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलायबिलिटी। अब देखो जितनी भी हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो रिलायबल होने चाहिए ना। रिलायबल मतलब जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब तक रिलायबल नहीं होंगे उसका कोई यूज़ नहीं है। तो रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो तभी हो सकती है जब वो क्या हो, फ्री फ्रॉम एनी बायस्ड, कोई भी बायस्ड इन्फॉर्मेशन ना हो। दूसरा मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए, जितनी भी हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, कोई भी मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए, तभी जा कर के वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेरे लिए जो है वो रिलायबल है, ठीक है। दूसरा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंट्स का, रिलेवेंस होनी चाहिए। अब रिलेवेंस वो किसको होगी, हम जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन बनाते हैं वो इन्फॉर्मेशन किसके लिए बनाते हैं, एंड यूज़र्स को कम्युनिकेट करने के लिए। अब एंड यूज़र्स कौन है हमारे, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। तो जब ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स की नीड को सेटिस्फाई करता है तभी जा कर के ये रिलेवेंस होती हैं, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे रिलेवेंस में हम क्या लिख सकते हैं, जब ये नीड ऑफ द यूज़र्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है या फुलफिल करता है, तभी जा कर के हम अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशंस को क्या कह सकते हैं कि ये रिलेवेंस है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का जो किसकी बात करता है, रिलेवेंस की, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का क्या मतलब, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब जितनी भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होनी चाहिए। अब ये अंडरस्टैंडेबिलिटी किसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी हमारी जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, वो किसके लिए बनते हैं, यूज़र्स के लिए बनते हैं। अब ये जितनी भी हमारी रिकॉर्ड्स है, जितने भी ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होंगे उसका क्या यूज़ है। तो इसीलिए जितनी भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये तुम्हारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है कंपेरेबिलिटी। तो अब देखो अकाउंटिंग डेटा या अकाउंटिंग रिकॉर्ड जिसको भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो कंपेरेबल इन नेचर होना बहुत ज़रूरी है। अब कंपेरेबल अगर नहीं करोगे आप तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर से कमिंग ईयर में या नेक्स्ट ईयर में हमने कितना क्या प्रॉफिट कर रहे हैं और कितना ग्रोथ कर रहे हैं। तो उसके लिए तो आपको डेटा को कंपेयर करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कंपेरेबिलिटी जो है वो दो तरीके की होती है, ये अच्छे से समझ लेना। एक होता है तुम्हारा इंटरफॉर्म कंपैरिजन, ठीक है, और दूसरी होती है तुम्हारी इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, ठीक है। अब ये जो इंट्राफॉर्म कंपैरिजन है वो फॉर्म जो है वो खुद के अपने रिकॉर्ड्स को जो है वो जब चेक करता है, कंपेयर करता है अपने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से करंट ईयर की बैलेंस शीट को, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या अपने रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर रहा है, तो ये इंट्राफॉर्म कंपैरिजन है, ठीक है। दूसरा है इंटरफॉर्म कंपैरिजन। तो इंटरफॉर्म कंपैरिजन जैसे कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स के डेटा के साथ जब आपकी कंपैरिजन होती है तो उसके साथ जो है हम उसको कहते हैं
कि क्या हो गया हमारा, ये इंटर फर्म कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो हमारे जो है वो बेसिकली 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग के। कैसी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, रिलायबल जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके, रिलेवेंस जो नीड ऑफ द यूजर्स को फुलफिल कर सके, अंडरस्टैंडेबिलिटी जो यूजर्स को समझ में आ सके, और कंपेरेबिलिटी चाहे वो इंट्रा फर्म हो चाहे वो इंटर फर्म हो। कंपेरिजन अगर जब तक आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का नहीं करोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो अब मैंने यूज़र्स को तो तुम लोगों को शुरू से ही समझाया हुआ है कि जितनी भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम बनाते ही इसलिए हैं बिकॉज हम उसको जो है वो एंड यूज़र्स को डिलीवर कर सके, जो कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमारा सबसे पहले अगर मैं इंटरनल यूज़र्स की बात करूँ तो इंटरनल यूज़र्स के अंदर कौन आ गए, ओनर्स आ गए। तो ओनर्स को भी जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज उसको भी पता करना है कि हमने कहाँ से शुरू करा था और हम कहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ज़रूरत टाइम टू टाइम होती है बिकॉज मैनेजमेंट को क्या करना होता है, वेरियस डिसीजन लेने होते हैं ना। तो डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। तो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स भी जो है वो हमारे इंटरनल यूज़र्स में आते हैं बिकॉज कहीं भी कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी की जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, वो प्रॉफिट कर रही हैं, लॉस कर रही हैं या फिर वो ग्रोथ पोजीशन पे हैं, तभी तो जाकर के वो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को बेनिफिट कर पाएगी। अदरवाइज़ जो है अगर उसका ही वहाँ पर लॉस चल रहा है, कोई ग्रोथ नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ और वर्कर का भी कोई ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स भी जो है वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स जो है वो बाहर के जो है, तो अब एक्सटर्नल यूज़र्स में सबसे पहले हैं हमारे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी भी कंपनी के डेटा जानने के लिए इतनी इंटरेस्टेड क्यों होती हैं, बिकॉज कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या डिमांड करेगी, लोन की डिमांड करेगी। अब बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, लोन ऐसे ही तो किसी को नहीं दे देगा। वहाँ पर जो है वो सबसे पहले कंपनी का क्या जानना चाहेगा बैंक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही तो कंपनी बैंक को पता चलेगा कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, ठीक है, प्रॉफिटेबल होगी, ग्रोथ में होगी, तभी तो जा कर के बैंक भी जो है वो उसको लोन प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज अगर बैंक को ये लगेगा कि भाई कंपनी मेरा पैसा वापस कर ही नहीं पाएगी तो उसको लोन नहीं दे सकता है, ठीक है बैंक। तो इसलिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानने के लिए। हमारा नेक्स्ट एक्सटर्नल यूज़र है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो अगर मैं इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास जो भी सरप्लस फंड होता है वो सरप्लस फंड को कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है। क्यों इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज उससे जो है वो क्या चाहते हैं, कोई भी अगर इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसके पीछे वो क्या चाहता है कि कंपनी उसको जो है वो रिटर्न हाई करके दे, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी इन्वेस्टर्स जो है वो किसी भी कंपनी में बिना उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखे इन्वेस्ट नहीं करता है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या पता चलता है। चलो अब तक तो तुम लोगों को पता हो ही गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों देखते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस में है, ग्रोथ कर रही है, कहाँ पर पहुँची हैं। तो इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करे जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो है अपने सरप्लस फंड्स को उसी कंपनी में तो इन्वेस्ट करेगा ना जहां उसको लगेगा कि कंपनी उसको रिटर्न हाई करके देगी, है ना। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसीलिए इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड होती हैं देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को क्रेडिट बेसिस के ऊपर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल करवाते हैं, उसकी पेमेंट कंपनी उसको बाद में करती है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स जो है वो किसी भी कंपनी को ऐसे ही क्रेडिट बेसिस के ऊपर सेल थोड़ी कर देगा। वो भी तो जानना चाहेगा ना कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि इन फ्यूचर ये मुझे मेरी पेमेंट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्रेडिटर्स भी जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने के लिए, बिकॉज इसके लिए भी बहुत मैटर करता है कि इन फ्यूचर कंपनी उसको
कंपनी उसको पे करने की पोजीशन में है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्रेडिटर्स भी आपके एक्सटर्नल यूजर्स में आ गए। नेक्स्ट आ जाती हैं गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। तो देखो सरकार किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके क्या पता करेगी, वो भी तो यही पता करेगी कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देखने हैं, बिकॉज सरकार जो है वो क्या चार्ज करती हैं, टैक्स। तो टैक्स जो है वो चार्ज करने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो देखने पड़ेंगे कंपनी के, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही हमें पता चलता है प्रॉफिट या लॉस। तो बेसिकली देखो बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, चाहे क्रेडिटर्स हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ये सब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के पीछे इंटरेस्टेड इसीलिए हैं बिकॉज इन सबको ये जानना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। बिकॉज अगर प्रॉफिटेबल होगी तभी जाके कंपनी के साथ डील हो सकती है, अदरवाइज कोई डील नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रिसर्चर्स। देखो रिसर्चर्स जो है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फिर से मैं वही बोल रही हूँ कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसर्चर्स भी जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज रिसर्चर्स जो है वो रिसर्च वर्क करने में लगे हैं कि अगर मानो किसी की कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस कर रही है, कैसे पता चलेगा लॉस कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो रिसर्चर का काम है वो सारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को चेक करेगा कि आखिर हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं, या फिर इसका वाइस वर्सा ले लो कि कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत जल्दी वो ग्रो कर गई है, तो उसके पीछे भी रिसर्चर्स जो है ये जानना चाहेगा कि भाई ये इतना प्रॉफिटेबल है तो इस प्रॉफिट के पीछे रीजंस क्या है, आखिर कंपनी किस तरीके से अपने आप को रन कर रही है ताकि उससे जो है वो दूसरे आदमी भी मोटिवेट हो सके, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से पता चलेगी, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलेगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही पता चलेगा, ठीक है बेटे। देखो जो नेक्स्ट है वो है कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स जो है वो इफेक्टिव कंट्रोल रखना चाहते हैं किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर, बिकॉज कंज्यूमर्स को क्या चाहिए कि कोई भी कंपनी जो है जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करे वो कम कॉस्ट कम प्राइस पे सेल करे, ठीक है। तो कम प्राइस पे तो कंपनी तभी सेल कर सकती है जब उसकी कॉस्ट क्या आई हो, कम आई हो। तो ये कंज्यूमर्स को कैसे पता चलेगा, उसकी बैलेंस शीट देख करके, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख करके कि उसका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है। अगर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कम होगा तो प्राइस भी जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो ये इंटरेस्ट होता है कंज्यूमर्स को किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पब्लिक। तो पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड है, बिकॉज पब्लिक ये सोचती है कि जो भी बिजनेस रन हो रहा है वो बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, ठीक है। बिकॉज एट दी एंड वो सोसाइटी को रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, तो सोसाइटी के लिए ऐसा क्या कर रही है, तो सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये वेरियस थिंग्स जो है वो पब्लिक भी जानने के लिए इंटरेस्टेड होता है। तो ये तो सब तभी होगा जब वो फाइनेंशियली साउंड होगी कंपनी। अगर फाइनेंशियली साउंड नहीं होगी तो वो कैसे किसी के लिए भी बेनिफिट कर सकता है ना। तो पब्लिक को भी जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके। तो इसीलिए ये सारे लोग जो है वो किस में आ जाते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर, ठीक है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखो ये लास्ट टॉपिक है आपका। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमारी दो तरीके की हैं, एक है तुम्हारी डबल एंट्री सिस्टम, एक है तुम्हारी सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो क्या कहती हैं, हम जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके करते हैं, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहती हैं, टू वेज ट्रांजेक्शन आपके होते हैं। अगर कोई भी डेबिट है तो वो किसके बराबर होना चाहिए, क्रेडिट के बराबर, ठीक है। अगर आपने कुछ बाय करा है तो किसी ने कुछ ना कुछ सेल करा है। अगर ये 500 का खरीदा है तो आपने उसके लिए 500 उसको पे भी करा है। तो ये क्या हो गई, डबल एंट्री सिस्टम हो गई, जहाँ पर आपको आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम किसकी बात करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है।
तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डबल एंट्री सिस्टम है, और डबल एंट्री सिस्टम को ही जो है वो हम अकाउंटिंग डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए जो हम फॉलो करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम है। तो इतना शॉर्ट एंड सिंपल में समझ जाओ कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग डाटा को रिकॉर्ड करने में हमें हेल्प करता है, बिकॉज एवरी डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट हम आगे समझते चलेंगे कि क्या होता है ये। अगर 500 की चीज़ खरीदी है तो 500 रुपया मैंने उसके लिए पे भी करा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम में। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो ये क्या कहती है यहाँ पर कि यहाँ पर ओनली वन पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है और बाकी का इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। जैसे कि अगर मैंने बाय करी है कोई चीज़ें, ठीक है, तो वो उसके लिए मैंने 500 रुपया पे करा है, तो अब एक ही तरफ की इंफॉर्मेशन है मेरे पास, दूसरी तरफ की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या कहते हैं हम इसको? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो कि हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं अकाउंटिंग डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो करेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बता पाता है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिर्फ वन साइडेड इंफॉर्मेशन है, दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं है। और यह जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है वो हमें जो है वो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है, बिकॉज हमारे पास जो है वो क्या है, टू साइडेड इंफॉर्मेशन है जो कि रिक्वायर्ड है हमें, ठीक है। तो ये बेसिक तुम्हारा क्या हो गया, मीनिंग हो गया डबल एंट्री सिस्टम का एंड सिंगल एंट्री सिस्टम का, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या है, देखो अगर तुम लोगों को अभी मीनिंग समझ में आ गया कि डबल एंट्री बात करता है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस का, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, टू साइड ऑफ ट्रांजैक्शन, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसी को फॉलो करती हैं, तो इसके फीचर्स भी समझने बहुत ईजी हो जाएंगे। तो फर्स्ट फीचर क्या है इसका, कंप्लीट रिकॉर्ड। क्या रखता है ये, कंप्लीट रिकॉर्ड, बिकॉज अगर मैंने कुछ खरीदा है तो कुछ बेचा भी है, ठीक है। देन टू फोल्ड एस्पेक्ट है इसके, एवरी डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, ठीक है। थर्ड फीचर इसका क्या आ जाता है हमारा, टोटल ऑफ डेबिट, जो भी टोटल डेबिट का जो भी टोटल होगा इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। तो ये तो क्लियर ही है ना कि अगर मेरे पास दो जगह की इंफॉर्मेशन है कि मैंने 500 रुपये का खर्चा कहाँ करा है, उसके बदले मेरे पास क्या सामान आया है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, टोटल भी उसका सेम ही होगा, टू साइडेड इन्फॉर्मेशन होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसके तो ये फीचर है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। अगर मैं स्टेजेस की बात करूँ, डबल एंट्री सिस्टम के कितने स्टेजेस हैं, तो स्टेजेस देखो क्या है, वही है जितनी भी तुम लोगों को मैंने अभी तक अकाउंटिंग को समझाया है, वही स्टेजेस डबल एंट्री फॉलो करेगा, बिकॉज डबल एंट्री के बेसिस पे ही हम सारे ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टेजेस हमारे क्या आ जाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग कहाँ पर होती है, जनरल में। चलो अब तो हम एंड चैप्टर पे है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको बहुत ही क्लियर हो गई होगी। तो मेरी वीडियो को जितना देखोगे समझोगे, आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं, जनरल में। देन उसके बाद हम इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। पोस्टिंग हम कहाँ करते हैं, लेजर में। तो ये दूसरी स्टेज है कि पहले रिकॉर्ड कर दिया, सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को हमने अलग कर दिया, उसको हमने जनरल से कहाँ पोस्ट कर दिया, लेजर के अंदर। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा, क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शुरुआत हो जाती है। तो इसी से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले प्रिपेयर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन करते हैं। ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन के बाद जो है वो फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन करते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर हमारे दो अकाउंट हो जाते हैं, कौन से, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड
बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये सारे डबल एंट्री सिस्टम के क्या है, स्टेजेस हैं, और वो स्टेजेस कुछ भी आपको नया नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जितनी भी मैंने एफर्ट्स करी हैं आप लोगों को एवरी माइनर डिटेल जो है वो मैंने अपने वीडियोस में समझाया है। आपने अगर ये मेरे 3 वीडियो आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कर दिया तो आपका थ्योरी पार्ट के मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जाएंगे। और सिर्फ हम मार्क्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंट्स को थॉरली समझ रहे हैं ताकि आगे जा कर के हमें जो है वो कभी कोई प्रॉब्लम आए ना। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडवांटेजेस। चलो, अब एडवांटेजेस डबल एंट्री सिस्टम के क्या है, तो सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस तो भाई ये क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कहो या साइंटिफिक अप्रोच कहो, साइंटिफिक अप्रोच वही होते हैं जो सिस्टमेटिक के साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसे पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज हमारा इसका क्या हो जाएगा, और क्या बेनिफिट है हमें डबल एंट्री सिस्टम से, कंप्लीट रिकॉर्ड। हमारे पास क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्या होता है, करेक्ट निकलने की पूरी हमारी कोशिश रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अगर हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड होगा तभी प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये इसको आप थर्ड पॉइंट बनाओ या इसी के अंदर आप पॉइंट्स लिख सकते हो, तो ये वही सेम ही बात है। ठीक है, और हमें जो है वो इसी से क्या पता चलती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेनिफिट है इसका, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए, बिकॉज मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन कब ले पाएगा, जब उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी सारे ट्रांजैक्शंस की, है ना, तभी तो ले पाएगा। तो ये सारे डबल एंट्री सिस्टम के क्या है, बेनिफिट है। और भी बेनिफिट है, अरिथमेटिक जो है वो आप एक्यूरेसी लेकर के आ सकते हो। एक पॉइंट और जोड़ लो यहाँ पर कि अरिथमेटिक क्या आ जाती है आपके पास, एक्यूरेसी। ठीक है, बिकॉज हमारे पास क्या है, सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 500 रुपये गया तो 500 रुपया क्यों गया, कहाँ गया, हमारे पास ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन है, तो अरिथमेटिक एक्यूरेसी तो आपके पास आएगी। तो ये सारे जो है वो हमारे क्या हो गए, डबल एंट्री सिस्टम के बेनिफिट हो गए। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बात करता है। तो सिंगल एंट्री के डीमेरिट ये भी हो जाएंगे कि अगर हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, वो करेक्ट हमें नहीं मिलता है, ना करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ठीक है, तो यही तुम्हारा सिंगल एंट्री सिस्टम का है। तो अब तुम लोगों को ये 3 वीडियो जो है मेरे, उसको देख करके आपको पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, मेरी चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और मेरे साथ अकाउंटिंग पूरी करनी है, पूरी क्लास 11th की। ठीक है, थैंक यू सो मच।